आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं बलराज ताम्रकार, गवर्नमेंट कॉलेज भिलाई 3, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। आज हम चर्चा करेंगे संविधान की विशेषताएं में प्रस्तावना पे हम चर्चा करेंगे। तो संविधान की प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना जो है, हम देखे होंगे निबंध लिखते समय भी हम प्रस्तावना लिखते हैं, और प्रस्तावना में उस विषय को सार रूप में, संक्षेप रूप में, उसकी मूल भावना को प्रस्तावना में जो है लिखा जाता है। तो वैसे ही हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, हमारे संविधान में भी एक प्रस्तावना का उल्लेख जो है किया गया है, और इस प्रस्तावना में सार रूप में, संक्षेप में हमारे संविधान की जो मूल भावना है उसको जो है उल्लेखित किया गया है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में न केवल उसकी मूल भावना, अपितु संविधान किन उद्देश्यों, लक्ष्यों की पूर्ति के लिए संविधान बनाया गया है, संविधान किन दर्शनों पर आधारित है, संविधान किन राजनीतिक मूल्यों, सिद्धांतों, विचारधाराओं पर आधारित है, इसका भी उल्लेख हमारे संविधान में जो है सार रूप में, संक्षेप में प्रस्तावना में किया गया है। प्रस्तावना को हम एक बार पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम इस पर जो है इसका विश्लेषण करेंगे। हमारे देश की जो प्रस्तावना है, यह इसकी जो मूल भाषा है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसके लिए हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना की मूल बातें जो उसका मतलब प्रस्तावना निम्नलिखित है। इसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने के लिए तथा इन सब में राष्ट्र की एकता और अखंडता तथा बंधुता को, राष्ट्र की एकता, अखंडता तथा अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी सन 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह हमारे संविधान की मूल भावना है। चूँकि यह संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, इसलिए इस दिन हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में हम लोग इसे मनाते हैं। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना, इसकी एक एक शब्द जो है वह गूढ़ महत्व लिए हुए है और अपने आप में जो है संविधान के आदर्शों और मूल्यों को प्रदर्शित करता है। अगर हम इसका विश्लेषण करें तो जैसे इसके प्रारंभ में ही कहा गया है, हम भारत के लोग, और लास्ट में इसके कहा गया है इसे अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। अर्थात भारत का जो संविधान है एक व्यक्ति विशेष ने नहीं बनाया है, बल्कि इसे हमारे संपूर्ण जनता ने मिलकर जो है इसमें भागीदारी रही है, और जनता की भावनाओं, इच्छाओं को दृष्टिगत रखते हुए जो है इसका निर्माण किया गया और इसकी भागीदारी सुनिश्चित की गई। इसलिए हमारे यहाँ संविधान सभा में जनता के प्रतिनिधि के रूप में विद्वान लोग, प्रतिनिधि चुने हुए, विद्वान प्रतिनिधि चुने हुए थे, और उनकी भागीदारी, एक तरह से जनता की भागीदारी अप्रत्यक्ष रूप से इसमें थी, और वो पूरी तरह इस संविधान को अंगीकृत भी करते हैं, अधिनियमित भी करते हैं और आत्मार्पित भी करते हैं, अर्थात उसे स्वीकार करते हैं। इसके बाद कहा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, अर्थात हमारे संविधान किन उच्च आदर्श मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित है, इसका उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र होगा, अर्थात भारत जो है किसी का गुलाम नहीं है, बल्कि 26 जनवरी 1950 से अपने आप को वह एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न राष्ट्र घोषित करता है, और न ही कोई औपनिवेशिक राज्य है, बल्कि स्वतंत्र है और अपने आंतरिक मामलों में निर्णय लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है, बाहर आंतरिक मामलों में। इसके अलावा कहा गया है संपूर्ण समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, अर्थात हमारा संविधान का लक्ष्य है एक समतामूलक समाज की स्थापना करना, एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की घोषणा करना, और हम जो है
लोकतांत्रिक मूल्यों और सिद्धांतों पर हमारी पूरी शासन व्यवस्था आधारित होगी और भारत एक गणतंत्र राष्ट्र होगा, ये घोषणा करता है। इसके आगे कहा गया है कि हम भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, अर्थात ये है कि भारत के में जितने भी हमारी सरकारें होंगी, जितने भी नीति निर्माता और निर्णय लेने वाली इकाइयाँ होंगी, उसका मुख्य ध्येय और उद्देश्य होगा सामाजिक, आर्थिक न्याय कैसे उपलब्ध कराया जाए, ये उसके मूल में होगा और यही उसका ये उनका लक्ष्य होगा। इसके अलावा आगे कहा गया है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्र, विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचारों को व्यक्त करने की आज़ादी होगी, किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने और प्रचार करने की जो है हमारे यहाँ स्वतंत्रता होगी, और प्रतिष्ठा और अवसर की समता, कि सभी व्यक्तियों को प्रतिष्ठा का ध्यान रखा गया और सबको समान अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता, यह हमारे उच्च जो है राजनीतिक मूल्य हैं जिसकी प्राप्ति के लिए पूरा संविधान और पूरा देश प्रदेश जो है इसके लिए कार्य करेगा। साथ ही देश की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए ये शब्द का उल्लेख किया गया, अर्थात इसमें ये बताया गया है कि भारत में जो भी नीति निर्माता होंगे, कानून निर्माता संस्था होंगे, व्यक्ति होंगे, उनका दायित्व होगा कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिसके देश की एकता, अखंडता और बंधुता जो है क्या हो, प्रभावित होती हो। और इस प्रकार हम देखते हैं कि अंतिम में कहा गया है कि इसे हम अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा जो संविधान है इसमें विश्लेषण करें तो संविधान के लक्ष्यों को भी बताया गया है, उनके उद्देश्यों को भी बताया गया है, किन संवैधानिक मूल्यों पर आधारित है, हमारे दर्शनों का भी उल्लेख किया गया है। संविधान की जो प्रस्तावना है यह हमारे एक तरह से संविधान की से आत्मा कही गई है और अनेक विचारक जो है इस पर चिंतन मनन करके इसे संविधान की आत्मा का दर्जा जो है दिए हैं। संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, इस पर भी एक महत्वपूर्ण फैसला आया कि जब केशवानंद भारती बनाम केएल राज्य 1973 में फैसला आया जिसमें कहा गया कि संविधान की प्रस्तावना जो है वो संविधान का अभिन्न अंग है। जब ये आया हमारे यहाँ तब ये हुआ और उसके बाद 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसमें पहली बार अभी तक एक ही बार इसमें बदलाव हुआ है, संशोधन हुआ है। 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। आपको बता दूं मैं कि संविधान की जो प्रस्तावना है वह उसे आज दर्पण और दीपक की भी संज्ञा दी जाती है। क्यों? क्योंकि यह किसी दर्पण और दीपक इसलिए कहा जाता है क्योंकि दर्पण यह है क्योंकि भारतीय राजनीति किन दर्शनों और विचारधाराओं पर आधारित है उसका यथार्थ चित्रण पेश करता है। और दीपक यही है कि इसलिए कि आज भी हमारे जो विधायिका हैं, कार्यपालिका हैं, न्यायपालिका हैं, उसके लिए यह पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाता है। और आज भी न्यायपालिका के समक्ष यदि कोई भी ऐसा गूढ़ प्रश्न आता है या कोई ऐसा विषय है जिसकी व्याख्या नहीं की गई है तो वह प्रस्तावना को आधार मानकर ही जो है इसकी व्याख्या जो है करता है। और एक बार जब संशोधन हुआ तो संशोधन के बाद फिर इसमें संशोधन की और बातें होने लगी, तब एक मिनर्वा मिल्स मामला आया था जिसमें कहा गया था कि संविधान, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संविधान में संशोधन होना चाहिए, प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं लेकिन इसकी मूल भावना से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। इसके बाद से अभी तक इसमें संशोधन नहीं किया गया है और आज भी हमारा संविधान प्रासंगिक है और इसकी प्रस्तावना आज भी हमारे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के लिए और नीति निर्माताओं के पथ प्रदर्शक की भूमिका आज भी निभाती है। और पूरा देश जो है इसकी सिद्धांतों, मूल्यों पर और आदर्शों पर जो है आधारित है। धन्यवाद।